कान के कम सुनने के जो कारण हैं वो एक तो हम इन्फेक्टिव कॉजेज़ में लेते हैं, जिसमें कि इन्फेक्शन एक कारण है और वो मोस्टली करेक्टेबल हैं। दूसरे वो हैं जिसमें नर्व डेफनेस होती है जो कि करेक्टेबल नहीं है। ये जो सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि मैंने 20-30% इन्फेक्टिव बोले और ये नर्व डेफनेस वाले जो नस कमज़ोर होने वाले पेशेंट्स हैं, इनको अगर हम हेल्प करना चाहें तो सिर्फ हियरिंग एड से ही कर सकते हैं। हियरिंग एड एक सिंपल डिवाइस है बेसिकली, जो कि एक काइंड ऑफ ए स्पीकर, लाउड स्पीकर है ये। मतलब हियरिंग लॉस आपको माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, तो उससे एक तो स्ट्रेंथ हमें चाहिए कि कितनी स्ट्रेंथ की मशीन आपको लगनी है। तो डिजिटल हियरिंग एड इज़ ए बेटर टेक्नोलॉजी। हर इसमें डिजिटली सारा प्रोग्राम किया जाता है। आपका हियरिंग डिमांड्स एंड हियरिंग लॉस को उसके प्रोग्राम किया जाता है कंप्यूटर से, और वो प्रोग्राम करके आपको हियरिंग एड दी जाती है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर। ईएनटी से रिलेटेड बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं। डॉक्टर रमन अब्रोल जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से जाने माने ईएनटी सर्जन हैं, उनके साथ आज बात करेंगे। कम सुनाई देने का कारण क्या होता है, कम सुनाई देने का इलाज क्या है और कब कान की जो मशीन है हियरिंग एड से उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो बात करते हैं। वेलकम जी, सर। थैंक यू। सो हियरिंग एड कब ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे पहले तो कम सुनाई देने का कारण क्या होता है और कब आप कान सुनने की जो कम सुनाई देने की मशीन है उसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए बेसिकली जो कान के कम सुनने के जो कारण हैं वो एक तो हम इन्फेक्टिव कॉजेज़ में लेते हैं, जिसमें कि इन्फेक्शन एक कारण है और वो मोस्टली करेक्टेबल हैं। दूसरे वो हैं जिसमें नर्व डेफनेस होती है जो कि करेक्टेबल नहीं है। तो जो इन्फेक्टिव कॉजेज़ हैं उसमें भी 70-80% जो कॉजेज़ हैं वो करेक्टेबल हैं। उसमें भी 20-30% कॉजेज़ हैं जो कि करेक्टेबल नहीं हैं या पेशेंट करेक्ट नहीं कराना चाहते। तो एक वो सेगमेंट है पेशेंट्स का, और दूसरा सेगमेंट ऑब्वियसली जिसमें नर्व डेफनेस है या नर्व वीकनेस है, उसमें नसें ही कमज़ोर हैं तो आप कुछ करेक्ट कर नहीं सकते हैं। अच्छा। ये जो सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि मैंने 20-30% इन्फेक्टिव बोले और ये नर्व डेफनेस वाले जो नस कमज़ोर होने वाले पेशेंट्स हैं, इनको अगर हम हेल्प करना चाहें तो सिर्फ हियरिंग एड से ही कर सकते हैं। हियरिंग एड एक सिंपल डिवाइस है बेसिकली, जो कि एक काइंड ऑफ ए स्पीकर, लाउड स्पीकर है ये। एक रिसीवर है जो साउंड को रिसीव करता है और उसको लाउड स्पीकर की तरह कान में मार फेंकता है ताकि वो वॉइस पेशेंट को सुन जाए। तो बेसिक मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, लेकिन अब हियरिंग एड एक बड़ी फास्ट डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है। ये भी आपके फ़ोन की तरह ही डेवलप हो रही है। हर 6 महीने साल में कुछ न्यू फीचर्स आ जाते हैं और ये सब है। तो ये भी एक बड़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं और आ भी रहे हैं और लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। कान की इसमें काफ़ी मशीन। कान की कान की मशीनों मशीन। की बात कर अच्छा, रहा हूँ। इससे पहले जो आप कह रहे थे कि कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से कम सुनाई देता है, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? मेडिसिन के ज़रिए या कोई सर्जरी होती है? मोस्टली जो इन्फेक्टिव कॉजेज होते हैं जैसे कि पर्दे के प्रॉब्लम, पर्दे के फटना, हड्डी में इन्फेक्शन, या जो इन्फेक्टिव कॉजेज होते हैं उसमें मोस्टली हमें सर्जिकली करेक्ट करना पड़ता है। खासकर मैं क्रोनिक डिजीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि कई महीनों सालों से पेशेंट सफ़र करते हैं इन्फेक्टिव डिजीज़ से, उस कान की डिजीज़ से, उसको हम सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी हद तक हियरिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। 60-70% पेशेंट जो हैं वो हियरिंग भी नॉर्मल हो सकती है। अगर वो सर्जरी के बाद भी हियरिंग इम्प्रूव ना हो, लाइक कुछ अनफेवरेबल बोन्स की कंडीशंस होती हैं जो कि आप करेक्ट नहीं कर सकते, ओवरऑल डिजीज़ करेक्ट हो जाती है लेकिन हियरिंग लॉस परसिस्ट करता है, वो वाले पेशेंट्स को भी हमें हियरिंग एड ही देना पड़ता है। और जो नर्व वीक जो है नर्व वहाँ तो वीक है आप उसमें तो कोई और कान की मशीन लगाते ही लगाते लगाना हैं। ही है, उसमें और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता क्योंकि करेक्ट ही नहीं हो सकता। कोई भी नस बॉडी की जो डैमेज होती है वो करेक्ट नहीं हो सकती, खासकर सेंसरी नर्व जो होते हैं ओके। जिसमें विजन है, कान की है और के सारे ऑर्गन्स हैं, तो उसमें हियरिंग एड ही एक हमारे पास ऑप्शन रहता है। और हियरिंग एड की टेक्नोलॉजी क्योंकि बड़ी एडवांस्ड है तो इट फुलफिल्स ऑलमोस्ट
सबकी नीड्स को फुलफिल करती हैं। तो अब हियरिंग एड के बारे में ही डिटेल में हम बात करेंगे। किस तरह का एड, किस हियरिंग एड किस उम्र में, कई बार यंग एज में भी आपको शायद लगाने पड़ते होंगे जब अगर नर्व कमज़ोर है, और जो बुज़ुर्गों को दी जाती है वो क्या होती है, कई बार बच्चों को लगानी पड़ती है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए बच्चों में जो हियरिंग ये सारा हियरिंग एड का चॉइस जो होता है वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर है कि सिवियरिटी कितनी है, मतलब हियरिंग लॉस आपको माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। तो उससे एक तो स्ट्रेंथ हमें चाहिए कि कितनी स्ट्रेंथ की मशीन आपको लगनी है। ये आप ये चेकअप हम करके असेस करते हैं जब पेशेंट आता है, उसकी हियरिंग टेस्ट होता है, उसका असेसमेंट जब हो रहा होता है तो उसी हिसाब से असेसमेंट के बाद हम पेशेंट को हियरिंग एड काउंसलिंग करते हैं। पहला फैक्टर हो गया आपका, आपकी सिवियरिटी ऑफ द हियरिंग लॉस, मतलब कितना आपको बहरापन कितना है। दूसरा फैक्टर होता है कि आपकी नीड कितनी है। अब जैसे कई लोग होते हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं जी हमने घर में ही बैठना है, हमारा कुछ करना नहीं है बाहर, तो हमें बहुत हाई एंड हमारी डिमांड नहीं है, हमने बेसिक बातें सुननी है, टीवी देखना है, दैट्स ऑल। तो एक वो स्पेक्ट्रम है। एक स्पेक्ट्रम है कि वेरी एक्टिव यंग मैन, जो मतलब उसने सब कुछ करना है, ऑफिस जाना है, पढ़ना है, सोशलाइज करना है, हर एक चीज़ करनी है, तो ऑब्वियसली उसकी एक हाई डिमांड है, उसको हर एटमॉस्फेयर या हर एनवायरनमेंट में हेल्प चाहिए, तो उसको एक डिफरेंट काइंड ऑफ हियरिंग एड ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम फिर वो काउंसिल करते हैं। तीसरी जो फैक्टर है वो है मनी फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से ये 3 फैक्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये हम कंसिडर करते हैं हियरिंग एड को चूज़ करने के लिए। तो अब मार्केट में किस तरह के हियरिंग एड हैं, और इनके अगर प्राइजेस भी रफली, क्योंकि वो तो प्राइजेस तो बदलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आइडिया अगर अपने दर्शकों को दे सकें। देखिए पहले ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, डिजिटलाइज नहीं थी, अब डिजिटल वर्ल्ड है, नाउ दिस इज़ ए डिजिटल वर्ल्ड, तो उस टाइम उसको एनालॉग हियरिंग एड बोलते थे। तो एक बॉडी वॉर्न होता था, यहाँ बॉडी में एक डब्बी सी होती थी जो लगाते थे और कान में उसको तार में लगा के कान में लगा देते थे। तो वो तार वाली मशीन होती थी और डब्बी होती थी, वो मतलब आज से 25-30 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। आपने देखा होगा कई बुजुर्ग उस टाइम के ऐसे पहन के चलते थे। अब वो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब वो है ही नहीं, वो एनालॉग हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अलग थी और वो इतने कामयाब भी नहीं थे और इतने एडवांस भी नहीं थे। तो अब ज़माना है डिजिटल का, तो अभी डिजिटल हियरिंग एड्स हमारे पास जो आती हैं उसमें भी काफ़ी चॉइसेस हैं, अवेलेबल होती हैं, जो कि कॉस्मेटिक आपकी चॉइस भी हो सकती है, आपकी इकोनॉमिक चॉइस भी हो सकती है, उसमें आपको आपकी नीड के हिसाब से चॉइस हो सकती है। ह्यूज वेरिएबिलिटी ऑफ हियरिंग एड्स अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स। तो डिजिटल हियरिंग एड इज़ ए बेटर टेक्नोलॉजी, हर इसमें डिजिटली सारा प्रोग्राम किया जाता है, आपका हियरिंग डिमांड्स एंड हियरिंग लॉस को उसके प्रोग्राम किया जाता है कंप्यूटर से, और वो प्रोग्राम करके आपको हियरिंग एड दी जाती है जो कि आपकी नीड को फुलफिल करे। और अगर इसकी कॉस्ट की हम बात करें तो शुरू कहाँ से है कॉस्ट, और कहाँ तक जाती है? देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी है, थोड़ा महंगा होता है, आप अगर कहें कि 1000-2000 की, ये वो चीज़ नहीं है। एक अच्छी मशीन अगर आप कहें तो 20,000 की टाइप, 20,000 ऑनवर्ड्स शुरू होती है से होती हैं, और 5-6 लाख तक डिवाइस होते हैं अच्छा। आजकल। हाँ जी, क्योंकि वो ये भी फ़ोन जैसा होता है, आपने फ़ोन में क्या फ़ीचर चाहिए उसके हिसाब से इसका कॉस्ट रहता है। ओके। फिर इसके बाद साइज़ का भी होता है कि कुछ हियरिंग एड्स होती हैं जो इनसाइड द कनाल होती हैं, जो आपने कई बार देखा होगा कि पेशेंट ने हियरिंग एड लगाई पर दिखती नहीं है, वो कान के अंदर है, इसको बोलते हैं इनसाइड द कनाल हियरिंग एड। तो वो एक अलग चीज़ है। और जो पीछे लगाते हैं बिहाइंड द ईयर, बीटीई बोलते हैं, बिहाइंड द ईयर, यहाँ लगा के एक पतली सी तार होती है, उसको बीटीई बोलते हैं, एक वो भी है। बेसिकली इसमें मशीन डिजिटल ही होती है, सारा टेक्नोलॉजी डिजिटल ही होता है, सिर्फ ऊपर का शेल डिफरेंट होता है एज पर द नीड। पर इसमें ड्रॉबैक्स होते हैं कि जैसे आपको हियरिंग लॉस काफ़ी है, 70-80% आप सुनाई कम है, 70 डेसिबल लॉस एंड अबव है,
या 60 एंड अबव है और आपको चाहिए छोटी मशीन, छोटा डिवाइस ताकि दिखे ना, वो पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज जो इनसाइड द कनाल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी लिमिटेशन जो है वो 50% हियरिंग लॉस की रहती है, 50 डेसिबल लॉस तक वो कवर करती हैं। उसके बाद फिर वो उसकी रेंज से बाहर हो जाता है। तो इसलिए इनसाइड द कनाल या कॉस्मेटिक हियरिंग एड जो होती हैं वो अर्ली हियरिंग लॉस के लिए बड़ी सूटेबल रहती हैं। एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद उनकी जो है यूजेबिलिटी कम हो जाती है, फिर उनको अपग्रेड करना पड़ता है। और अपग्रेड का मतलब होता है कि आपको डिफरेंट डिवाइस लगाना, जैसे बिहाइंड द ईयर लगाना पड़ता है। राइट। अब क्या जिनको कान की मशीन लगती है वो हमेशा लगानी होती है? देखिए, कान की मशीन भी एक ऐनक की तरह है। आप सुबह उठते हैं, नहा धो के जब आप रेडी होते हैं उस टाइम कान मशीन लगानी होती है। सोने से पहले आपने निकालनी होती है। एक कंपलसरी थोड़ी सर्विस होती है, उसका जो टिप होता है वो उसको साफ़ करना होता है डेली, ताकि वैक्स या कुछ पार्टिकल्स, डेबरी, डर्ट वो उसमें ना फंसे। क्योंकि बेसिकली मैकेनिज़्म है कि साउंड को उसने प्रोसेस करके डिलीवर करना है कान में। तो डिलीवरी के पाथवे में अगर ब्लॉकेड है या कोई डस्ट या डेबरी आए, वो ऑब्वियसली आपको क्लीन करना होगा, तभी वो ठीक होगा। एक नई चीज़ अब ये भी अब आजकल अवेलेबिलिटी है कि पहले आज से 7-8 साल पहले बैटरी ऑपरेटेड होते थे। ये सारी डिवाइस में एक छोटी सी बटन बैटरी डालते थे। आजकल ये सारी जैसे फ़ोन की तरह रिचार्जेबल हैं। आपका जो बॉक्स होता है हियरिंग एड का, वही चार्ज पे लगाते हैं और इसको बॉक्स में डालते हैं तो चार्ज हो जाता है। इसमें बैटरी अब रिक्वायर्ड नहीं है। एयरपॉड्स जैसे? एयरपॉड्स बिल्कुल एग्जैक्टली एयरपॉड्स की तरह हियरिंग एड्स होती हैं आजकल, जो कि चार्जेबल होती हैं, रिचार्जेबल। तो बस उसको आप फोन उसको स्विच में लगाइए, रात को चार्ज कर लीजिए, सवेरे फिर लगाइए। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट नाउ। तो ये टेक्नोलॉजी इज़ फास्ट चेंजिंग। इससे हो सकता है और भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाए, आगे कुछ और मिल जाए। दैट्स वाई जो हियरिंग एड यूज़ कर रहे हैं, कान की मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या चेकअप के लिए भी आना होता है? जी, देखो, जो हियरिंग लॉस हैं, काफ़ी हियरिंग लॉस प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स के टाइम से वो उनका हियरिंग लॉस बढ़ता जाता है। जैसे ओल्ड एज वाली हियरिंग लॉस हैं, प्रेसबाइकोसिस बोलते हैं। इस ये जैसे जैसे डी जनरेशन बढ़ती है, हियरिंग लॉस भी बढ़ता है। कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ जो जिसके कारण आपको नर्व डेफनेस हुई, वो भी धीरे धीरे बढ़ती हैं। सो प्रोग्रेसिव डिजीज़ हैं। हियरिंग एड जो हम लगाते हैं वो प्रोग्राम करके लगाते हैं। उसके अंदर आपका हियरिंग, आपकी नीड वो प्रोग्राम की होती है। अब जैसे आपकी हियरिंग और ख़राब हुई तो आपको रीप्रोग्राम कराना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज फिर आपको यूटिलिटी नहीं रहेगी। तो आपको न्यू हियरिंग टेस्ट उसमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, ताकि मशीन फिर रीप्रोग्राम हो जाती है आपकी रिन्यू नीड से के हिसाब से। तो इसलिए उनको जाना पड़ेगा 6 महीने या साल में एक बार रीप्रोग्राम कराने के लिए। दूसरा, सर्विस चाहिए होती। इट्स ए डिवाइस, मशीन है, इसकी सफाई सर्विस या कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम, ये कई बार मॉइस्चर से प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो पसीना आता है काफ़ी। कुछ लोग बड़े एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स एक्टिव रहते हैं, पसीना उनको बहुत आता है। तो उन सारी चीज़ों से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। तो इसमें भी वो वैसा ही कुछ मैकेनिज़्म है और उतना ही केयर करना पड़ता है। राइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस थैंक यू वेरी इन्फॉर्मेशन। मच।